हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सीजीपीएससी की जो अभी आगे आगे जो परीक्षा होने वाली है, उसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में एक सीजीपीएससी ऑफिस के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपसे 1 महीने के अंदर सुझाव मांगे गए हैं जो सीजीपीएससी में रिफॉर्म या चेंजेस को लेकर के है। ठीक है, उसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या बदलाव होंगे और आपसे ये सुझाव मांगे गए हैं कि ये सुझाव क्या हो सकते हैं। उसी के ऊपर आज का एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और उस पर एक चर्चा करेंगे। ठीक है, कि क्या रिफॉर्म्स या क्या सजेशंस होने चाहिए। हालांकि हम एक इंस्टीट्यूशन को होने के नाते हमारी एक जवाबदेहिता है कि हम आप तक वो सुझाव या ऐसे ही कुछ जो मैटर है वो आप तक हम पहुंचाएं और कुछ सुझाव आपको बताएं। हालांकि सुझाव आपको ही देना है ना, पर सुझाव के कुछ बिंदु क्या हो सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम उन पर चर्चा करेंगे और आप सभी को इस सुझाव को देना है। एक स्टूडेंट होने के नाते आप सभी की एक जवाबदेहिता है कि आप अपना सुझाव को आमंत्रित करें। कई लोगों का कहना है कि सुझाव सिर्फ ऐसे ही मांगे गए हैं, करना उनके मन से है। जब उनके मन का ही करना है तो हम क्यों करें। देखो, अपना काम है कर्म करना, फल की प्राप्ति के लिए सोचना नहीं है। होगा नहीं होगा उससे अच्छा करके देख लो, क्या पता हो जाए। ठीक है, कल के दिन में ये नहीं बोलना पड़ जाएगा आपको कि अरे यार मैं नहीं किया, सुझाव नहीं दिया, है ना, पीएससी ने बदलाव कर दिया, मेरे हिसाब से मेरा सुझाव नहीं चला गया। तो ये सब चीज़ें बाद में बोलने का ना रहे, क्योंकि देखो सुझाव जब मांगे गए हैं तो कुछ ना कुछ उस पर अमल किया ही जाएगा, है ना। तो ऐसे कई लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि नहीं, सुझाव ऐसे मांगा गया है, कोई उससे फायदा तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या है, सिलेबस में क्या सुधार हो सकता है, परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव हो सकता है, अभ्यर्थियों को सुझाव, ये सारे सजेशंस में हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि सिलेबस में क्या सुधार हो सकता है, पैटर्न में क्या बदलाव हो सकता है, मूल्यांकन की क्या पारदर्शिता हो सकती है, उत्तर लेखन पर फोकस, छत्तीसगढ़ केंद्रित अध्ययन और कुछ समसामयिक विषयों पर समावेश, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक पर हम आगे हमारा इस आज का लेक्चर है। और आप सभी से मैं ये बोलूंगा कि मेरे सुझाव बताने के बाद आप सभी कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर आमंत्रित करेंगे। कोशिश करेंगे आप सभी सीजीपीएससी के वेबसाइट लिंक में जाकर के नए चेंजेस क्या हो सकते हैं, क्या हटाया जाना चाहिए, क्या जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि प्लस माइनस जोड़ा जाना चाहिए, क्या हटाया जाना चाहिए, प्लस उसके साथ ही साथ उसमें वर्तमान में क्या परीक्षा पैटर्न में बदलाव करना है, ये सभी चीजें वहां पे डैशबोर्ड में दी गई हैं। ठीक है, वर्तमान में क्या पैटर्न चल रहा है और क्या संभावनाएं हैं, क्या प्लस किया जाना चाहिए, क्या माइनस किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें आपसे मांगी गई हैं। तो वो सुझाव आप जरूर उसको आमंत्रित करेंगे। यहाँ पे आपको उसी चीज के लिए एक वीडियो एक सोर्स के रूप में आपको दिया जा रहा है, ताकि आप अपने सोचने का दायरा और अधिक बढ़ा सके। और जिनको अच्छा अच्छा लगता है, सब लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, सब पर्सनली ना सोच करके एक यूनिफॉर्म जो सबके लिए सही हो, ऐसे सुझाव को ज्यादा आमंत्रित करें, ताकि उनको भी सुझाव को पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे। चलिए देखते हैं, है ना, कि इन सब चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। और अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि राज्य सेवा परीक्षा के 7 जुलाई को राज्य सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन या परिवर्तन। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि संशोधन या परिवर्तन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, यानी कि प्रोसेस पे है, कि काम चल रहा है। संशोधन चेंजेस, है ना, या अमेंडमेंट या चेंजेस, इसकी कार्रवाई जो है प्रोसेस प्रक्रियाधीन है और इस पर काम जारी है। ठीक है, लिखा है ना यहाँ पे प्रक्रियाधीन है। पाठ्यक्रम आवश्यक संशोधन परिवर्तन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग की अभ्यर्थियों को सुझाव के लिए लिंक अभ्यर्थियों को डैशबोर्ड पर 3 जुलाई से 26 उपलब्ध कराया जा रहा है, यानी कि 3 जुलाई से आपका रहेगा अगला 3 अगस्त तक। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पाठ्यक्रम संशोधन परिवर्तन किए जाने के लिए अपना सुझाव जारी से सूचना जब जारी हुई उससे 1 माह के भीतर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के वेब पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा करके, अथवा पूर्व में रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जो रजिस्टर्ड है वो लॉगिन करके, जो नहीं रजिस्टर्ड है वो लॉग रजिस्टर्ड करेंगे, और जो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी वो लॉगिन करके अपना इंटर फीडबैक बटन पर क्लिक कर प्रस्तुत अपना सुझाव कर सकते हैं। तो ये आपके सीजीपीएससी ऑफिस द्वारा ये सूचना जारी की गई है और ये न्यूज में भी आया था। ठीक है, हालांकि इससे पहले जो है सीजीपीएससी सिलेबस में परिवर्तन 2018 में हुआ है। 2012 से 18 तक जो सिलेबस था उसमें 6 साल बाद बदलाव हुआ था। अभी फिर से 18 के बाद जो 26, लगभग 6 से 8 साल के बाद फिर से एक नया बदलाव सीजीपीएससी में होने जा रहा है। इसके लिए आपसे सजेशंस मांगे गए हैं और
इन पर आपकी जवाबदेहिता है कि आप उनको सजेशंस दें, ताकि आयोग आपके सजेशंस को पर अमल करते हुए आगे कार्रवाई कर सके, है ना? पहले जो था पेपर 1 से 7 तक पेपर था, उसी के ऊपर आप रिफॉर्म क्या हो सकता है और क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले बात करूँगा सीजीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर पे। सीजीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें वेटेज बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, जबकि नंबर बहुत कम आते हैं। जैसे हिस्ट्री से अगर आप देखो तो पूरे हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जबकि एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न से 2-3, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसी इसी सब चीज़ों को जो एनसीईआरटी ने हाल ही में अभी संशोधन करते हुए उन्होंने मिडीवल हिस्ट्री को हटा दिया है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों में वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह जो है, जो यूपीएससी पैटर्न पे जो बात कही जा रही है, तो यूपीएससी के समकक्ष लाने के लिए सबसे पहले तो सीजीपीएससी में रिफॉर्म होना चाहिए, सीजीपीएससी के साइकिल का। सीजीपीएससी का साइकिल क्या है कि आज हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, फरवरी में हमारा प्री होता है, ठीक है? और मेंस होता है मेनली जून या जुलाई में हमारा मेंस होता है। तो सबसे पहले तो रिफॉर्म करना चाहिए ये साइकिल में, सीजीपीएससी के साइकिल में रिफॉर्म करना चाहिए कि आपका इसकी वजह से कोई आदमी यूपीएससी का प्री और मेंस दोनों नहीं दे पाता। जब यहाँ पे हमारा मेंस होता है तो यूपीएससी का यहाँ पे क्या होता है, यूपीएससी का यहाँ पे होता है प्रीलिम्स होता है, और यूपीएससी का जो मेंस होता है वो अक्टूबर नवंबर में जनरली होता है, ठीक है? तो हमारा प्री और मेंस फंस जाता है। कोई व्यक्ति एक साथ तो प्री और मेंस की तैयारी कर नहीं सकता। अगर आप यूपीएससी प्री दे रहे हो तो सीजीपीएससी मेंस नहीं दे सकते, और अगर आप सीजीपीएससी मेंस दे रहे हो तो यूपीएससी का प्री दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम फंस जाते हैं। तो सीजीपीएससी में एक होना चाहिए कि हम ऐसे ये जो है आपका प्रीलिम्स फरवरी पे ना हो करके ये जून या जुलाई या मई में होना चाहिए, ताकि यूपीएससी से पहले हम सीजीपीएससी दे लें या यूपीएससी के बाद हम सीजीपीएससी दें, ताकि दोनों परीक्षाओं में क्या हो, हमारा तालमेल बैठ करके हम उन दोनों एग्जाम को एक साथ प्रीलिम्स यानी कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें और ऑब्जेक्टिव का एग्जाम दें। उसी प्रकार अक्टूबर नवंबर में हमारा जैसे यूपीएससी का मेंस होता है, उसी के बाद विंटर में, जब हालांकि सीजीपीएससी का मेंस जो है भीषण गर्मी में हर साल होता है, तो गर्मी में जबरदस्ती क्यों करना है यार, है ना? हर साल इसका विरोध होता है कि गर्मी में ना होना, नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें रिफॉर्म साइकिल में रिफॉर्म होना चाहिए कि हमारा भी जो मेंस है वो अक्टूबर नवंबर में हो और मई जून में हमारा सीजीपीएससी प्रीलिम्स होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम सीजीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी की परीक्षा को भी आसानी से दिला सकते हैं। तो ये मुख्य बड़े बदलाव, सबसे पहले शुरुआत तो यही होनी चाहिए सीजीपीएससी का साइकिल में, ठीक है? इस बार सीजीपीएससी का जो पेपर है प्रीलिम्स में, उसमें जो आपका सीसेट का जो पेपर है उस पे कई लोगों को आपत्ति रहता है कि क्वालिफाइंग नहीं हो पा रहा है। हालांकि देखिए इस पे जो कुछ नए बदलाव, एनालिटिकल चीजें और लैंग्वेज का पोर्शन को बढ़ा देना चाहिए, या फिर अगर ना करें तो उसको एक ऐसे रिफॉर्म करके मैथ्स के सेक्शन को थोड़ा सा कम करके रीजनिंग के सेक्शन को बढ़ाना चाहिए, है ना? इन सब पेपर पे थोड़ा सा आप सुझाव दे सकते हैं। जीएस का पोर्शन तो ठीक है, पर उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो इररिलेवेंट हैं, उनको बाहर निकाला जाना चाहिए। करंट अफेयर का दायरा बताना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक पूछा जाए, एक साल का करंट अफेयर पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। कुछ भी पूछने से अच्छा एक हमारा सिलेबस जो डिजाइन किया गया है उस सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन पूछ जाना चाहिए। तो ये सुझाव आप आपंदित कर सकते हो। सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लेवल पर तो बहुत कम सुझाव हैं। हालांकि जितने भी सुझाव हैं मेंस और इंटरव्यू के पैटर्न पे ही है, क्योंकि मेंस में ही सर्वाधिक अनियमितता है और हमेशा से इस पर चर्चा चली जा रही है, आई रही है कि सीजीपीएससी मेंस में और जिस प्रकार से स्कैम सीजीपीएससी के हुए, इन सब मुख्यतः मुद्दा यहाँ पे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा का ही है, ठीक है? हाल ही में अभी इंटरव्यू के नंबर को कम किया गया है, इंटरव्यू के भार को बहुत कम करते हुए एक क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए, और इंटरव्यू के नंबर को इस तरीके से डिफाइन किया जाना चाहिए कि मिनिमम कितना नंबर मिलेगा। किसी को भी 15 नंबर, 18 नंबर, कुछ भी मिल जाता है, ठीक है? तो एक एटलीस्ट कम से कम मिनिमम मार्क्स इंटरव्यू में कितना होना चाहिए वो कम से कम बताना चाहिए कि इससे कम हम मिनिमम मार्क्स, क्योंकि यार कोई व्यक्ति प्रीलिम्स मेंस निकाल कर वहां तक पहुंच रहा है तो उसकी योग्यता तो इतनी है कम से कम वो 25 से 30 नंबर पा सके, ठीक है? तो किसी व्यक्ति को एकदम ही मिनिमम मिल जाता है, एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो एक मिनिमम मार्क्स डिसाइड होना चाहिए, और जो इंटरव्यूअर है, जो भी लेने वाले हैं, उनको बायसनेस से उनको हटाना चाहिए। पहली बात तो जो ऐसे इंटरव्यूअर हैं जो जाति संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं या फिर बायस्ड होकर क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे इंटरव्यूअर को बिल्कुल वहां से हटाना चाहिए। आयोग में सबसे पहला रिफॉर्म तो पहला सबसे बड़ा रिफॉर्म में यही होना चाहिए। दूसरी बड़ी रिफॉर्म में बात हो रही थी जीपीएससी साइकिल की, इंटरव्यू की बात हो रही तो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स की, साथ ही साथ आपका
वहाँ पे जो इंटरव्यूअर होते हैं वो बायस्ड होकर क्वेश्चन पूछते हैं, किसी को ज़्यादा नंबर देते हैं, किसी को कम नंबर देते हैं, और किसी को पता चल गया कि अगर वो 2-4 बार मेंस दिया हुआ है तो और ज़्यादा जानबूझ के नंबर कर देते हैं। ठीक है? तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा-सा रिफॉर्म होना चाहिए, मिनिमम मार्क्स पे रिफॉर्म होना चाहिए, और मेन जो रिफॉर्म है आपका सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर के है। हालाँकि कई मैसेज आए हैं मेरे पास, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि सीजीपीएससी मेंस एग्जाम जब मैंने इस बार दिया, तो मुझे जो बीच का जो गैप है बहुत कम लगा। या तो आप पेपर को पर डे 1 कर दो, है ना? कई लोगों का सुझाव ये है कि सर पर डे 1 पेपर होना चाहिए, या फिर एक पेपर और दूसरे पेपर के बीच में कम से कम 3 घंटे गैप होना चाहिए। हो क्या रहा था कि इस बार वेरिफिकेशन, जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रही थी क्यूआर कोड के माध्यम से, उसमें आधा-आधा घंटा उसमें लग जाता था। स्टूडेंट खाना खा रहे हैं, उसी के बीच में घंटी बज जा रही थी और वो बीच से रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। 9 से 12 का जो पेपर है, उसके बाद 3 से 6 का पेपर होना चाहिए। बीच के जो समय है, उसमें कम से कम मिनिमम 3 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, उसमें गर्मी के दिन में आपका सब चीज़ों को मैनेज कर पाना बिल्कुल असंभव बात है। और अगर कोई व्यक्ति अ, अगर तबीयत खराब हो गया तो बीच में उसको रेस्ट करने का भी समय नहीं मिल पाता। तो खाना खाने के लिए भी हड़बड़ा जाता है, रिवीजन करने के लिए हड़बड़ा जाता है, और फिर बाद में क्या वेरिफिकेशन वाला चोचला फिर से इस बार नया शुरू हो गया है। आधा घंटा पहले उसको बुला लिया जाता है। इन सब चीज़ों में प्रेशर में वो बच्चा अच्छे से रिवीजन नहीं कर पा रहा है, और कुछ भी लिख के आ जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, नंबर जो है बिल्कुल नीचे गिर जा रहा है। आज सीजीपीएससी का इतना लेवल गिर चुका है कि आज 45 टू 50% में डिप्टी कलेक्टर तक बन जा रहे हैं। ठीक है? जो एक समय पर 60 टू 70% तक चला गया था, 1000 नंबर ऊपर चला गया था। ठीक है? 2020 से 22 के बीच में देखें तो। आज क्या हो रहा है, 40 टू 50% में लोग डिप्टी कलेक्टर बन जा रहे हैं। अभी का जो ये इस साल का 2025 का जो मेंस था, सबसे घटिया क्या किया गया, बीच में जो वेरिफिकेशन प्रोसेस लाया गया, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अभ्यर्थियों को हुआ है। तो ये जो सबसे बड़ा बदलाव होना चाहिए कि अगर आप 2 पेपर एक दिन में ले रहे हो, तो बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप देना चाहिए, जिस प्रकार सीजीपीएससी प्रीलिम्स में होता है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर जो होता है आपका 2 घंटे का होता है, 10 से 12 और 3 से 5, है ना? वहाँ पे 2-2 घंटे का होता है, लेकिन यहाँ पे पेपर 3-3 घंटे का होता है, तो कम से कम बीच में 3 घंटे का गैप देना चाहिए अगर आप वेरिफिकेशन प्रोसेस कर रहे हो तो। ठीक है? तो बीच का जो टाइम है, वहाँ पे कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए, या फिर पर डे आप 1 पेपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर डे आप 1 पेपर लीजिए, है ना? एक कोई गैप मत कीजिए, 7 दिन 1 पेपर लीजिए, 7 पेपर होता है 7 दिन लीजिए, 4 दिन पेपर चलता है, 3 दिन और चल जाएगा। इससे क्या होगा कि नंबर सबका थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, है ना? कट ऑफ और आगे चला जाएगा। बात वही है कि नंबर कट ऑफ आगे बढ़ जाएगा, रिवीजन करने का मौका मिलेगा लोगों को, और अच्छे तरीके से लोग क्या कर पाएँगे, रिवीजन कर पाएँगे। अगर आप दो एक दिन में 2 पेपर ही लेना चाहते हो, 2 पेपर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर बीच में कम से कम एटलीस्ट स्टूडेंट को रेस्ट करने का मौका दीजिए, है ना? वहाँ पे कम से कम उसको सुस्ताने का, और उसको अगर कोई अगर ठीक है, रिवीजन थोड़ा बहुत कर ले, क्योंकि लास्ट टाइम का जो रिवीजन होता है बहुत बेनिफिशियल होता है। आप सभी जानते होंगे कि सीजीपीएससी मेंस दे रहे हैं जो जितने अभ्यर्थी हैं, तो वो लास्ट टाइम का जो रिवीजन होता है वो उस 2 घंटे में जो पहले टाइम मिलता था, मैं भी 6 बार मेंस दे चुका हूँ इस बार मिला करके, तो जितना समय मुझे मिलता था इस बार बहुत कम, लगभग मुझे 40 मिनट लगभग मिला, 30 से 40 मिनट रिवीजन करने का, पूरे 2 घंटे में। तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि पिछले साल जब जो 1.5 से पौने 2 घंटे तक स्टूडेंट को समय मिलता था, आज वो समय आधा हो चुका है। इस रिवीजन के समय का जो सबसे प्रभाव पड़ा है आंसर राइटिंग में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट देख ही नहीं सकता है उस कम समय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या-क्या रिफॉर्म होने चाहिए। ये तो मैंने सीजीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के जो कुछ बेसिक रिफॉर्म्स हैं, उसके बारे में मैंने बात किया कि ये तो होना ही चाहिए, ये मस्ट है। इसके अलावा आपका जो कुछ मुख्य बदलाव हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये इस पे आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को करना है, लेकिन आपके सजेशंस के आप क्या हो सकते हैं, इसमें से पिक आउट करके आप उसमें डाल सकते हैं। आप वहाँ पे बता सकते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, वो आप डालिए, और जो अच्छा नहीं लगता है, उसको काट दीजिए। देखिए, कई चीज़ें क्या होती हैं, हर अभ्यर्थी के हिसाब से बनाना पड़ता है, तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि नहीं, नहीं ये होना चाहिए, और कुछ अभ्यर्थी बात करेंगे, नहीं, नहीं मैं जो बोल रहा हूँ ये तो नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों तरीके के अभ्यर्थी होते हैं, कि जिनको जो अच्छा लगता है, जैसे मुझे खाने में दाल-भात पसंद है, तो क्या करूँगा कि नहीं, नहीं मुझे दाल-चावल सब्जी नहीं खाऊँगा, मैं केवल दाल-चावल ही खाऊँगा। और कुछ बच्चा ऐसा होगा जो दाल-चावल सब्जी दोनों तीनों पसंद है, तो क्या बोलेगा, नहीं, नहीं मैं दाल-चावल को हटा दूँगा, मैं सब्जी के साथ चावल खाऊँगा। तो इस तरीके के हर तरह के अभ्यर्थी होते हैं कि उनको उनको जो अच्छा लगता है वो उस तरीके का
विचार प्रस्तुत करते हैं कि मुझे जो चीज़ पसंद है वो होना चाहिए। भाई पर्सनल किसी व्यक्ति के हिसाब से कोई चीज़ें रिफ़ॉर्म नहीं होने वाली, आप सभी जानते हैं। जो भी यूनिवर्सल होगा, जो सबके लिए बेनिफिशियल होगा, वही चीज़ें रिफ़ॉर्म होगी। तो अपना हिसाब से जैसे मुझे मैथ्स मेरे से नहीं बनता तो मैं एग्ज़ाम में मैथ्स हटा दो, है ना? 90% लोगों का यही होगा कि मैथ्स और इंग्लिश हटा दो। पर आप एक चीज़ समझो, अगर आप प्रशासक बनते हो, तो आपके अंदर मेंटल एबिलिटी, ठीक है, न्यूमेरिकल चीज़ें, स्टैटिकल चीज़ें होनी ही चाहिए। अगर आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना नहीं आता है, तो आप फिर प्रशासक बनने ही क्यों आए हो, ठीक है? जनरल इंग्लिश की सामान्य समझ अगर आपके पास नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा की पूरा क्या करो, रिफ़ॉर्म कर दो। कुछ जो इसमें रियायत दिया जा सकता है। जैसे कि हमारे प्रशासन में ग्रामर का कोई महत्व नहीं है ना। हम ग्रामर इज़, एम, आर हमारा वाज़, वर से हम ना टेंस पढ़ते हैं प्रशासन में जाकर के, और ना ही हम वहाँ पर क्या करते हैं सेंटेंस करेक्ट करते हैं। ये सब काम क्या होता है, लिपिकीय त्रुटि ये सब सुधारना बाबू या जो भी वहाँ पे टाइपराइटर होते हैं उनका काम होता है। आपका काम क्या है, लेटर राइटिंग, लेटर होना चाहिए, ठीक है? और जो पहले आता था कॉम्प्रिहेंशन, है ना, पैसिव राइटिंग, इन सब चीज़ों का जो महत्व है प्रशासन में, जो प्रशासनिक चीज़ें हैं, उस पर ज़्यादा प्रभाव दे करके ऐसी चीज़ों को डालना चाहिए, है ना? तो ये लैंग्वेज पे पैटर्न पे ये चीज़ मैं बोलूँगा कि आपका रीज़निंग और मैथ्स और इंग्लिश लोगों का 90% लोगों का यही कहना होगा, जो भी इस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, मैथ्स बैकग्राउंड से बोलेंगे कि सीधे हटा दो। ऐसा नहीं कि मैं एक साइंस बैकग्राउंड, मैथ्स बैकग्राउंड का हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको रहने दो। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप एक के अंदर एक प्रशासक के गुण हैं, तो कम से कम ऐसी चीज़ों को रखना चाहिए जो प्रशासन में ज़रूरी है, ठीक है? मैथ्स का जैसे रेशियो 70 रहता है और रीज़निंग का 10-20% रेशियो रहता है, ठीक है? वैदिक गणित को तो नेग्लेक्ट ही कर दिया गया है। जब आपको नेग्लेक्ट ही करना है तो आप पूछते क्यों हो? ठीक है? और दूसरी चीज़ कि जब हम सीजीपीएससी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो इंग्लिश हिंग्लिश हो गया है। ठीक है? आज क्या होता है कि हमसे क्वेश्चन को भी इंग्लिश से पूछ दिया जाता है। हिंदी मीडियम वाला समस्या यही है कि इंग्लिश में क्वेश्चन होता है और हिंदी में भी जो क्वेश्चन होता है, वो इंग्लिश को हिंदी में लिख दिया जाता है। तो वो समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन जो पूछना क्या चाह रहा है। जैसे इस बार वैदिक गणित में ड्यूप्लेक्स मेथड आया था, ठीक है? ड्यूप्लेक्स मेथड मतलब होता है द्वंद्व विधि। अब कई लोगों को समझ ही में नहीं आया कि वो द्वंद्व विधि था, ठीक है? उनको पता है द्वंद्व विधि, सब पता है, वो सब बना लेंगे, पर उनको यही नहीं पता था कि ड्यूप्लेक्स मेथड होता क्या है। आप ड्यूप्लेक्स मेथड हिंदी में लिख रहे हो, ठीक है, इंग्लिश को, और इंग्लिश में भी ड्यूप्लेक्स मेथड लिख रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी जो है वो सब कुछ जानते हुए भी उस क्वेश्चन को छोड़ के आ गए। तो ये सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आप हिंदी के जो क्वेश्चन है आप हिंदी में लिख के दीजिए ना, द्वंद्व विधि दीजिए लिख करके, आप ड्यूप्लेक्स मेथड क्यों लिख रहे हैं वहां पे? ठीक है, जब हिंदी का क्वेश्चन है तो उसको हिंदी लिखना चाहिए। अभ्यर्थी की भी समस्या यही है, उसको पता सब कुछ है पर वो लिख के नहीं आ पा रहा है। आप हिंदी को भी इंग्लिश में लिख दे रहे हो, है ना? तो इंग्लिश मीडियम वाले का तो सही बात है कि हाँ, चलो वो समझ में आ गया, पर हिंदी वाले क्या करेगा? वहाँ पे उसको तो पूरा ही नुकसान है। तो ऐसी बायस्डनेस होकर के नहीं क्वेश्चन बनाइए, और क्वेश्चन बना भी रहे हैं तो कम से कम हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के चीज़ों पर समानता लाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए कुछ सुझाव देखते हैं। मुख्य परीक्षा प्रणाली में बदलाव। कुछ अभ्यर्थियों का यह मानना है कि सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा एमसीक्यू पैटर्न पर कर दी जाए, ठीक है? और कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि सर इसी पे जो है थियोरेटिकल सब्जेक्टुअल जो नॉलेज है यही होना चाहिए, पर इसमें कुछ रिफॉर्म होने चाहिए। तो कुछ अभ्यर्थियों की ऐसी राय है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे ये मत बोलिएगा कि मेरे राय है। कुछ राय आए थे उसको हमने एडिट किया गया है ना? ये भी राय मुझे अच्छा लगा कि जो 2012 के पहले जो पैटर्न चला था, एमसीक्यू पैटर्न में क्या होता है, पारदर्शिता होती है। इसमें क्या होता है, ओएमआर शीट आपके सामने होता है, आपने कौन सा क्वेश्चन का आंसर लिया है वो सारी चीज आपको पता होता है। तो इससे पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठ आधारित हो किया जाए। कई राज्यों में ऑप्शनल एग्जाम लिया जा रहा है मेंस के लिए, जबकि ऐसे का एग्जाम जो होता है सब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाता है। तो ये एक पैटर्न हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही होना चाहिए, मैं बोलना चाहता हूँ कि ये इसमें प्लस या माइनस दोनों चीजें बताया जा रहा है, यहाँ पे जोड़ा जा सकता है या हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव घटा करके ऑब्जेक्टिव ला दिया जाए और ऐसे को वैसे ही सब्जेक्टिव रखा जाए लिख रिटर्न फॉर्मेट में, ठीक है? या फिर आप सब्जेक्टिव ही रखा जाए और कुछ चीजों को क्वालिफाइंग, जैसे कि यूपीएससी पे क्या होता है, लैंग्वेज का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, वैसे यहाँ पर ही उसका वेटेज न देते हुए, जोर न देते हुए लैंग्वेज पेपर को ऑप्शनल कर दिया जा सकता है। निगेटिव अंकन, मुख्य परीक्षा आधारित ऑब्जेक्टिव हो जिसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा जाना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है? ताकि प्रशासक पर सोचने का तुक्का मारने का आपको एक मौका मिले। तुक्का मतलब किस सेंस, आप एक समझ से आप वहां पे आप ऑप्शन आंसर ले सको।
ओएमआर की कार्बन कॉपी। अभी सीजीपीएससी में कई साल से मांग की जा रही है कि सीजीपीएससी का कार्बन कॉपी जारी किया जाए। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो प्रीलिम्स के बाद उसका कार्बन कॉपी नहीं मिलता, तो हमको कार्बन कॉपी दिया जाना चाहिए। साक्षात्कार के अंक, इसके अंतिम चयन में इसकी बहुत ज्यादा भूमिका हो जाती है कि इंटरव्यू से गेम चेंज हो जाता है। तो इसका मिनिमम अंक होना चाहिए कि इस इंटरव्यू का कोई फर्क ना पड़े, और एक मिनिमम मार्क्स डिसाइड होना चाहिए कि कम से कम इतना मार्क्स तो स्टूडेंट को मिलना ही चाहिए। यानी किसी को 25 मिल जा रहा है और किसी को 75-80 मिल जा रहा है, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाता है। 50 नंबर का स्टूडेंट जो बहुत, जिसके पास थ्योरी में नंबर अच्छा है, उसमें इंटरव्यू में कम 20-25 नंबर लाने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और जिसका इंटर थ्योरी में नंबर कम है उसका इंटरव्यू में 80 नंबर मिलने के बाद उसका क्या होता है, सिलेक्शन हो जा रहा है। तो इससे बहुत ज्यादा चेंज हो जा रहा है। जो योग्य है उसको, काबिल को, व्यक्ति को सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इंटरव्यू का बहुत ज्यादा भार नहीं होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। एक ऐसे मिनिमम क्वालिफाइंग, जैसे 50 मार्क्स का है तो 17 या 20 मार्क्स मिनिमम मार्क्स मिलना चाहिए स्टूडेंट को, ताकि वो सब पे समानता हो सके। छत्तीसगढ़ केंद्रित पाठ्यक्रम, यानी कि 70-30 का रेशियो होना चाहिए कि छत्तीसगढ़, जब हम सीजीपीएससी दे रहे हैं तो हमारे सीजीपीएससी का जो है अभी वर्तमान में है 400 मार्क्स का, लगभग 400 टू 450 मार्क्स का आता है पूरे 1400 में, ठीक है। तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ वालों के लिए नाइंसाफी है। हम छत्तीसगढ़ राज्य में हो करके भी हमारा 50% सिलेबस नहीं है, तो इसको कम से कम 70:30 के रेशियो में होना चाहिए। अभी भी बाहरी व्यक्ति के लोग क्या कर रहे हैं, आकर के यहाँ पे पोस्ट लेके चले जा रहे हैं, ठीक है। आप तमिलनाडु, केरल, पंजाब या बंगाल, महाराष्ट्र, ऐसे राज्यों में देखोगे तो वहाँ पे जो भाषा होती है महाराष्ट्री होती है। तो कई लोग, ऐसा नहीं कि आप हर राज्य का आप पीएससी भर सकते हो, लेकिन वहाँ की भाषा ही नहीं जानोगे, वहाँ के ज्योग्राफी नहीं जानोगे, कैसे आप एग्जाम दोगे। तो छत्तीसगढ़ में क्या है, यहाँ पे सारी चीजें हिंदी और छत्तीसगढ़ी, हिंदी में लिखना है और इंग्लिश में लिखना है। तो यहाँ तो 70-30 है ही नहीं, यहाँ पे तो 30 सीजीपीएससी का, सीजी का है अभी वर्तमान में, और 70 लगभग आपका इंडियन जीएस का सेक्शन है। तो ये उल्टा होना चाहिए, छत्तीसगढ़ वालों को ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए सिलेबस में। ये इससे बोलते हैं छत्तीसगढ़ केंद्रित पाठ्यक्रम, यानी कि छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनजाति, कल्चर, आर्ट, है ना, इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ पंचायती राज, नगरीय निकाय, इन सब चीजों से क्वेश्चन अभी नगण्य है, ठीक है, करंट अफेयर्स। नेक्स्ट है स्पष्ट और प्रमाणिक सिलेबस। जो भी आप सिलेबस में लिखा है, एटलीस्ट उसका स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि हम यहाँ से पूछेंगे। सिलेबस में लिखने के बाद भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, मतलब जो सिलेबस का नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस 50% क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो कभी हमने देखे ना कभी सुने, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आते हैं। तो स्पष्ट और प्रमाणिक सिलेबस होना चाहिए, और प्रत्येक विषय का दायरा स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स का जो है इसको डिसाइड कर देना चाहिए कि हम इतना दिन से इतना तारीख तक पूछेंगे। जैसे अभी का जो सर करंट अफेयर पूछा जा रहा है वो 1 साल पुराना पूछा जा रहा है। कभी कभार क्या होता है कि वो तुरंत का पूछ देते हैं, कभी कभार वो क्या होता है 1 साल पुराना पूछ देते हैं। तो कम से कम 1 साल या फिर एक टाइम डिसाइड किया जाना चाहिए कि इतने दिन का हम करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अध्ययन सामग्री हमारे जो अभी वर्तमान जो सिलेबस है उसमें विस्तृत, बहुत ब्रॉड सिलेबस है। सीजीपीएससी ही राज्य का एक ऐसा एग्जाम है जिसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट बता दिया गया है। कई राज्यों में आप अगर सीजीपीएससी एग्जाम दे रहे हो तो आप कोई अदर एग्जाम नहीं दे सकते कोई राज्य का सीजीपीएससी। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आप अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराइए। आप कुछ भी आंसर ले करके एक ही क्वेश्चन का 2 से 3 आंसर ले लेते हैं सीजीपीएससी वाले, सीजी व्यापम वाले। तो कम से कम एक मानक बुक आप स्टैंडर्ड जारी कर दीजिए कि हम वहां से पढ़ाई करेंगे और वहीं से क्वेश्चन आएगा, या फिर आप एक बुक का लिस्ट दीजिए जिससे हम पढ़ सकें। क्योंकि यहाँ पे आप अलग अलग चीज, मतलब हिस्ट्री का 4 प्रकाशक का बुक है और वहां से क्वेश्चन आ जा रहे हैं, और हम क्या करते हैं सिर्फ एक ही मानक बुक पढ़ते हैं जो सब लोग जानते हैं, है ना। तो ऐसे हम रिसर्चर नहीं है कि हम 10 बुक पढ़ें हिस्ट्री के लिए। तो कम से कम सीजीपीएससी या सीजी व्यापम में एक लिस्ट जारी कर देना चाहिए कि हम इन इन बुक से क्वेश्चन से उठा रहे हैं, आप इन बुक का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तर कुंजी ओएमआर की पारदर्शिता, तो इन सब चीजों पर क्या होना चाहिए, प्रोविजनल ओएमआर शीट, अंतिम आंसर शीट, और इन सब चीजों का दिन डिसाइड होना चाहिए कि इतना तारीख को एग्जाम होगा, इस तारीख को आपको ओएमआर शीट आएगा, इतना तारीख को फाइनल रिजल्ट आएगा, अब फाइनल रिजल्ट इतना तारीख को ज्वाइनिंग होगा। क्योंकि आज क्या हो रहा है कि रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग के लिए कोर्ट केस जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों का डेट डिसाइड होना चाहिए। दूसरी चीज कि सीजीपीएससी का कैलेंडर आज तक नहीं बन पाया, ठीक है। 4 साल हो गया सिर्फ बोलते बोलते, अभी तक कैलेंडर नहीं बन पाया। तो सीजीपीएससी का मुख्यतः मेन सबसे बड़ा चीज है कि एक साल में क्या क्या एग्जाम होने वाला है, वो सब का कैलेंडर बन जाना चाहिए जो अदर राज्य जारी करते हैं।
प्रश्नों की क्वालिटी क्या होना चाहिए? तार्किक क्षमता, निर्णय क्षमता, विश्लेषण क्षमता, सोच, प्रशासनिक दृष्टिकोण से परीक्षण करने वाले क्वेश्चन होने चाहिए। कुछ भी इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं डाला जाना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए समान अवसर। ये बार-बार ये क्वेश्चन उठता है कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ लगातार लगातार क्या हो रहा है? भेदभाव किया जा रहा है। हिंदी माध्यम वाले कितना भी अच्छा लिख ले, लक्ष्मीकांत को भी छाप देते हैं, तो भी उसमें 8 में 2 नंबर मिल रहा है। जबकि इंग्लिश मीडियम वाला कुछ भी लिख दे रहा था। जैसे 2022 या 21 में एक आया था, आईने 10 साला क्या है? उसमें एक लड़का लिखा था कि अकबर दिन भर में 10 बार क्या लिखता देखता था आईना को देखता था। इसी को बोलते थे आईने 10 साला, 2 नंबर में आया हुआ था। अब बताइए और उसको नंबर मिला हुआ है। तो ऐसे जो हैं भेदभाव जो इंग्लिश वाला कुछ भी लिख दे रहा है उसको नंबर मिल जा रहा है। टॉप 10 में हमेशा लगातार देखा जा रहा है इंग्लिश मीडियम वाले, जबकि हिंदी मीडियम वाले नीचे आ चुके हैं, है ना? पहले ये परसेंटेज 70-30 था, आज 60-40 का हो चुका है। आज 60% सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम वालों का हो रहा है। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है? हिंदी अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए समान अवसर होना चाहिए। कुछ नेक्स्ट देखते हैं, परीक्षा प्रक्रिया की निश्चित समय सीमा। वही मैंने बताया कि नोटिफिकेशन के 90 दिन बाद प्रीलिम्स एग्जाम हो, 120 दिन लगभग 4 से 5 महीने बाद मेंस एग्जाम हो। मेंस एग्जाम के 90 दिन के भीतर रिजल्ट आ जाना चाहिए और रिजल्ट के 30 दिन के भीतर इंटरव्यू होना चाहिए और इंटरव्यू के 15 दिन के भीतर फाइनल रिजल्ट हो जाना चाहिए और इसके इतने लगभग 2 से 3 महीने के अंदर उनका ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। ठीक है? क्योंकि ये लगातार क्या होता है, एक समय सीमा ही नहीं है। आप पढ़ाई करिए, रिजल्ट दे दीजिए, फिर लास्ट में कोर्ट केस लड़िए। ये लगातार हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो इसकी एक समझिए हाल ही में अभी प्रीलिम्स एग्जाम फरवरी में हुआ और उसके बाद मेंस का एग्जाम अचानक मई में रख दिया गया। हम लोग लड़ भिड़ के क्या किए एग्जाम को पोस्टपोन करवाए। तो कम से कम अभ्यर्थियों के पास पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए कम से कम 4 महीने कम से कम समय होना चाहिए, है ना? उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन। सबसे पहली बात जो आंसर शीट चेक की जाती है सीजीपीएससी मेंस की, विषय विशेषज्ञों के द्वारा किया जाना चाहिए। एक्सपीरियंस प्रोफेसर और हैंड रिटेन जो पहले चेक होता था, है ना, पेपर पेन के द्वारा, वैसे चेक होना चाहिए। क्योंकि आज क्या होता है कि टैबलेट चेक हो रहा है, कौन सा आंसर आपका सही है और कौन सा आपका गलत है आपको पता ही नहीं है, सिर्फ उसमें नंबर मेंशन कर दिया जाता है। इससे पता ही नहीं चल पाता कि हमारा कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है, कहाँ पे मैंने गलती किया, ये चीज पता नहीं चला। पहले क्या होता था, लाइन टू लाइन पेपर से चेक होता था, ठीक है? और दूसरी चीज, जो पेपर चेक कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए कि अगर वो गलत चेक करके उसका नंबर दे रहे तो। और एक्सपीरियंस लोगों को ही चेक करने के लिए इस पर किया जाना चाहिए, है ना? सब्जेक्ट के प्रोफेसर या सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा ही इसका मूल्यांकन कराना चाहिए। आवश्यक होने पर मॉडरेशन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। तो यही चीज है कि एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, जिसको एक्सपीरियंस हो, वही करे। और हिंदी मीडियम वाले का चेक हिंदी मीडियम वाला प्रोफेसर करे और इंग्लिश मीडियम वाले पेपर का चेक इंग्लिश मीडियम वाला प्रोफेसर करे। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है? एक्सपर्ट तो होने चाहिए, पर ये जो है कि जिस माध्यम का जो प्रोफेसर है, उस माध्यम प्रोफेसर उसको चेक करे, कम से कम ऐसा होना चाहिए। प्रश्न पत्र का निरस्तीकरण प्रावधान। अगर किसी प्रश्न पत्र में 5 से अधिक प्रश्न विलोपित हो रहे हैं, तो उस एग्जाम को कैंसिल करके फिर से दोबारा एग्जाम लेना चाहिए। सीजीपीएससी और सीजीबीएफ में लगातार प्रश्नों के विलुप्तीकरण की बात कही गई है। प्रश्नों का एग्जाम, जैसे एडीओ एग्जाम में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो चेंजेस हुए, वो विलुप्त हो गए, ठीक है? मतलब 10 से 12 क्वेश्चन तो विलुप्त हो गए और 4-5 क्वेश्चन में चेंजेस हो गए। तो इतना बड़ा बदलाव, एक 100 नंबर के 100 क्वेश्चन के पेपर में आप 15 से 20 क्वेश्चन को आप चेंज ही कर दे रहे हो और विलुप्त कर दे रहे हो, तो क्या मतलब फिर इस एग्जाम होने का, है ना? आप 100 क्वेश्चन अच्छे से नहीं छाट पा रहे हैं। तो एग्जाम में कम से कम 10% अगर अगर एग्जाम में कोई चीज चेंजेस और विलुप्त हो रही है, तो उस एग्जाम को रद्द करके दोबारा एग्जाम लिया जाना चाहिए। प्रश्नों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, कम से कम 2 स्वतंत्र विषय विषय द्वारा पेपर को रिव्यू करा करके तब उसको फाइनल रूप से प्रिंट कराना चाहिए। क्योंकि आप 100 क्वेश्चन में, 100 क्वेश्चन में, हर एग्जाम में से कोई छत्तीसगढ़ एग्जाम नहीं जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर गलत ना हो या विलुप्त ना हो। ये हर बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा ही होता है। प्रश्न पत्र की सुरक्षा, पेपर लीक वाला जो हमेशा चल रहा है अन्य राज्यों में, ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ में तो नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी हाल ही में 12th का जो हिंदी पेपर लीक हो गया था, ठीक है? तो ऐसे अगर ऐसे एग्जाम में हमारा बहुत तरह मल्टी लेवल सिक्योरिटी, डिजिटल ऑडिट वगैरह, मतलब कि प्रश्न पत्र की सुरक्षा, पेपर लीक वाला कानून को और कठोर बनाना चाहिए। निर्धारित सिलेबस से प्रश्न, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं कि जो भी सिलेबस डिफाइन है, जो आप सिलेबस में लिखे हो उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाए, उसके बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाना चाहिए। आप जो भी सिलेबस दे रहे हो उसके अंदर से क्वेश्चन आना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हो उसके अंदर से क्वेश्चन के पेपर बनने चाहिए।
निबंध के लिए मॉडल उत्तर मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि आज छत्तीसगढ़ निबंध जो निबंध ना होकर के आंसर राइटिंग हो चुका है। यहाँ पे फैक्चुअल ज़्यादा चलता है, पॉइंट वाइज, और निबंध ना होकर के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट हो गया। तो कम से कम आप निबंध का एक मॉडल आंसर दें कि इस हिसाब से हमको निबंध लिखना चाहिए। किसी को आप निबंध में 150 नंबर दे दे रहे हैं और किसी को 100 नंबर तक नहीं मिल पा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि कोई अगर अच्छा निबंध लिख रहा है, वो पॉइंट वाइज नहीं लिखा है, तो उसको नंबर नहीं मिल रहा है, और कोई अगर थ्योरी पॉइंट वाइज लिख रहा है तो उसको अच्छा नंबर मिल जा रहा है। तो ये निबंध ना होकर के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट हो चुका है, वर्णनात्मक लंबे क्वेश्चन वाला आंसर जो हम लिखते हैं पॉइंट वाइज। तो ये निबंध का फॉर्मेट ही चेंज हो चुका है पूरा छत्तीसगढ़ में। तो निबंध हमारे यहाँ निबंध रहा ही नहीं, योजना पूछ दे रहे हैं, ठीक है, कुछ भी पूछ देते हैं, और निबंध पूछने के बाद उसका आंसर जो होता है जारी नहीं किया जाता। अभ्यर्थी को पता ही नहीं है, कोई अगर अच्छा से अच्छा आंसर लिख लिया है तो भी उसका आंसर कम मिल रहा है, जबकि कोई व्यक्ति सिर्फ पॉइंट वाइज मैप वैप दिखा दिया है, कोई डायग्राम बना दिया है, फ्लो चार्ट बना दिया है, उसको अच्छा नंबर मिल जा रहा है। तो निबंध के पेपर को निबंध जैसा रखा जाना चाहिए, जिसमें कोई बंधन ना हो। पब एड और दर्शन जैसे विषय जो इसमें वॉर सिलेबस है, उसको हटाया जाना चाहिए। दर्शन में जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, जिसका व्यक्ति में जीवन में ऐसा कोई महत्व नहीं है ना? भारतीय दर्शन को रख करके वेस्टर्न फिलॉसफी बढ़ाया जाए, अनावश्यक जो पहले, इससे पहले जो सिलेबस में था वही रखा जाए, अनावश्यक वेस्टर्न फिलॉसफी को और नहीं रखा जाए, ठीक है? इससे क्या हो रहा है कि अभ्यर्थियों के पास बहुत बड़ी समस्या आ जा रही है कि एक तो इतना बड़ा सिलेबस है, उसका रिवीजन करना ही कठिन हो जाता है, सारी चीजें मिसमैच हो जाती है, ठीक है? तो वेस्टर्न फिलॉसफी को यहाँ से हटाया जाना चाहिए। लोक प्रशासन और संविधान बहुत बड़ा सिलेबस है और उसको 50 मार्क्स में रखा गया है। अगर इसको रखना ही है तो आप बड़े पेपर में रखो, 100 नंबर का दे दो, या 75 मार्क्स का एटलीस्ट होना चाहिए, या अलग-अलग पेपर कर दिया जाना चाहिए। पब एड पब एड का तो महत्व ही नहीं है। 8-10 नंबर का आता है क्वेश्चन, और उसमें से भी आपका ज़्यादातर क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं। तो पब एड का जब महत्व ही नहीं, तो उसको रखा ही नहीं जाना चाहिए। अगर रखना है तो अलग-अलग पेपर में रखिए, यानी 50 मार्क्स से कम 75 मार्क्स का होना चाहिए। व्यवहारिक और प्रशासनिक विषयों को महत्व देना चाहिए, जैसे कि जिला प्रशासन, रेवेन्यू, राजस्व प्रशासन, पंचायत, ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, आपदा प्रबंधन, डिजिटल गवर्नेंस, ई ऑफिस, सरकारी योजनाओं, इन सब पर समस्या समाधान यानी केस स्टडी संबंधित प्रश्न को डाला जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के जैसे ट्राइबल में क्या समस्याएं हैं, छत्तीसगढ़ में जो टोनी प्रथा वाला समस्या है, इस तरीके के जो समस्याएं छत्तीसगढ़ की जितनी समस्याएं हैं, उसको सोशियोलॉजी और पबएड के माध्यम से केस स्टडी के आधार से शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पारदर्शी विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली। आयोग को समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी, तकनीकी रूप से अभ्यर्थियों के हित में, जो प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए समान अवसर प्रदान कर सके, ऐसी परीक्षा प्रणाली आयोजित की जानी चाहिए। आयोग अभ्यर्थियों के बीच संवाद बीच बीच में लगातार क्या होना चाहिए, जिस तरीके से अभी सुझाव मांगे गए हैं, इस तरीके से जो भी आयोग फैसला लेती है उसमें कम से कम शिक्षाविद और एक्सपर्ट जो इस क्षेत्र में काम करते हैं संस्थान, उससे भी सजेशन लेना चाहिए। साथ ही साथ क्या करना चाहिए, विषय विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए, है ना? वही बोला, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, शिक्षाविद और अभ्यर्थियों से बीच में लगातार क्या करना चाहिए, संवाद करके कोई भी डिसीजन अभ्यर्थियों के बीच में लेना चाहिए। इसमें से और क्या-क्या सजेशंस हो सकते हैं, आप सभी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव आमंत्रित करें। हम आपको जो भी हो सकता है इस माध्यम से और अधिक वीडियो बना करके आपको आगे प्रोसेस बताने का प्रयास करेंगे। हालाँकि आप इन सभी प्रयासों से और अधिक प्रयास जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, पेपर वाइज़ सुझाव भी आप दे सकते हैं। जैसे आपका इतिहास में से आपका जो मॉडर्न, मिडीवल, एंशिएंट हिस्ट्री है, उसमें से जो रिलेवेंट हो सकता है, उसमें से हमारा जो आपका मिडीवल हिस्ट्री हटा करके जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड कल्चर को रखा जाए। हम अकबर का बाप का नाम क्या था, बीरबल का नाम क्या था, उसने क्या काम किया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हाँ, उनके बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, युद्ध, संधि, इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाना चाहिए, और ख़ास करके जो हमारे लिए अभी वर्तमान में उपयोगी हैं, वर्तमान पैटर्न के हिसाब से, वर्तमान युग के हिसाब से जो नेसेसरी है, वही चीज़ें सिलेबस में होनी चाहिए, ठीक है? पेपर 5-6 में जो बताया मैंने दर्शन वगैरह, पेपर 7 में जो इर्रेलेवेंट कानून है, ज़बरदस्ती का डाल दिया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रचलित कानून लिख करके कोई भी कानून पूछ दिया जाता है, तो कम से कम आप 8-10 कानून का नाम दे दीजिए, ठीक है? या फिर जो भी आप लिख रहे हैं उसके अंदर से क्वेश्चन पूछिए। ज़बरदस्ती का इंस्टीट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? गेम्स वगैरह जिसका कोई महत्व नहीं है। पेपर 7 में तो पूरा ही चेंज होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि पेपर 7 को हटा करके एक नया आईआर या फिर एथिक्स वाला जो पेपर है, इस तरह के पेपर को डालना चाहिए। यानी कि यूपीएससी के सिलेबस के बनाने के हिसाब से ऐसा डिजाइन किया जाना चाहिए पेपर को कि आप एक ऑप्शनल वाला जो विचार है,
ऐसा रखा जा रहा है कि ऑप्शनल विचार रखा जाना चाहिए, जैसे कि अलग अन्य राज्यों यूपी वगैरह में होता है, तो ऑप्शनल वाला जो विचार है वो रख सकते हैं, या फिर ऑप्शनल ना रख करके कंपलसरी पेपर हो, लेकिन ऐसा डिजाइन किया जाना चाहिए कि आने वाले दिन में हम यूपीएससी के एग्जाम को सीजीपीएससी को पढ़ करके एटलीस्ट 50% हम सीजीपीएससी में पढ़ लें और सीजीपीएससी को पढ़ के हम यूपीएससी एग्जाम दिला सकें। एटलीस्ट कम से कम हमारा ऐसा तैयारी होना चाहिए कि हम यूपीएससी के लगभग पैटर्न को समझ करके हम यहाँ पे लगभग कुछ चीजें यहाँ पे पढ़ लिया जाए। सीजीपीएससी के 50% चीजें पढ़ करके हम यूपीएससी के मतलब यूपीएससी की कुछ चीजों को सीजीपीएससी में शामिल करके ऐसा बनाना चाहिए ताकि हम यूपीएससी और सीजीपीएससी को एग्जाम को एक साथ दिला सकें, है ना? ताकि हम 50% सिलेबस को हम सीजीपीएससी पढ़ लें और इसके बाद हम यूपीएससी की 50% चीजों को पढ़ के हम यूपीएससी एग्जाम दिला सकें। इसके लिए हमको सबसे पहले साइकिल को क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। तो ये यूपीएससी सीजीपीएससी के बीच समानता लाने करके, एक समान अवसर के समानता ला करके ही ये रिफॉर्म किया जा सकता है, जिसमें आपका लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाइंग किया जा सकता है या एक पेपर को ऑप्शनल किया जा सकता है ना? या फिर आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न को भी ऊपर जा सकते हैं जो पहले चलता था। कई राज्यों में ये पैटर्न अपनाया गया है। तो इन सब चीज़ों पर एक रिफॉर्म के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। आपके क्या सुझाव हो सकते हैं, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आगे की वीडियो में हम उसको आगे हम आप पे डील करेंगे। चलिए, कुछ आपके लिए कुछ जानकारियाँ हैं कि सीजीपीएससी मेंस का हमारा लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। कई लोग क्या हो रहे हैं कि अभी टेस्ट सीरीज देने कोई महत्व नहीं है, सिलेबस चेंज होने वाला है। यार, जो कुछ नहीं कर रहा है उसके तो एक बहाना मिल गया मौका कि अरे अब तो नहीं करूंगा, अब तो चेंज होने वाला है। तो ऐसा ऐसा करने वाले कभी सक्सेस नहीं होते। ठीक है, देखो जो बेसिक चीजें हैं वो रहेंगी ही रहेंगी। हो सकता है ये सिलेबस अगले बार के बाद चेंज हो और आप अभी तक बैठे रह जाओगे कि नहीं, मैं तो अब चेंज होगा तभी पढ़ूंगा। कई लोगों को बहाना मिल जाता है और बहाना बनाने वालों को ऐसा कोई है नहीं। तो जो चीजें वर्तमान में है, जो है उसको लेकर चलो, जो नहीं है उसको लेकर चलने का कोई मतलब नहीं है। कई लोग अभी बहाना बनाएंगे कि नहीं नहीं अभी टेस्ट ज्वाइन नहीं करना चाहिए, अभी सिलेबस चेंज होने वाला है, सिलेबस चेंज होने का तो सब चेंज हो जाएगा, अभी हम लोग क्या करेंगे। अरे पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैंने यू सीजीपीएससी मेंस पढ़ के एडीओ का एग्जाम निकाला है, एक दिन भी एडीओ नहीं पढ़ा। तो पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता बेटा। जो भी आप पढ़ रहे हो वो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में काम ही आएगा। और ऐसा नहीं कि सिलेबस चेंज होगा तो ये सब चीजें नहीं रहेगी। जो बेसिक चीजें हैं, जीएस और जो प्रीलिम्स और मेंस के जो सब्जेक्ट हैं, वो बेसिक चीजें हैं, वो ऑलरेडी आपके पास रहेगा। और सिलेबस को डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि आपको टेस्ट को, ताकि आपका जो वर्तमान में सीजीपीएससी प्रीलिम्स से पहले जो भी पेपर है ये सारा जीएस वाला सेक्शन है। तो आप आराम से टेस्ट दिला सकते हो। हर एक हफ्ते का गैप है। और जो बहाना बनाने वाले हैं उन लोग के लिए तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये जो पेपर डिजाइन किया गया है, आपको सीजीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जो कॉमन चीजें हैं उसको पहले रखा गया है और पेपर 7 को और निबंध को बाद में रखा गया है, ताकि आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स और व्यापम के जितने एग्जाम है वो भी आपका साथ में साथ रिवीजन हो सके। और हर सैटरडे या संडे कोई पेपर है। ठीक है, इसी तरीके से सीजीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर को भी डिजाइन किया गया है ना। सीजीपीएससी मेंस जैसा होगा उसका तुरंत प्रीलिम्स का पेपर होगा और ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा, प्रीलिम्स के जस्ट के बाद होगा। ठीक है, ये टोटल टेस्ट आपको 26 प्रीलिम्स का टेस्ट और 34 मेंस का टेस्ट, लगभग 59 आपको टेस्ट मिल रहा है। ठीक है, जिसका ऑफलाइन फीस 3500 है और ऑनलाइन फीस 2500 है। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शेड्यूल आपको हमारे टेलीग्राम गोटूल एकेडमी बिलासपुर में मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। अलग से जो चाहे प्रीलिम्स मेंस टेस्ट दे सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है गोटूल कोचिंग क्लासेस के नाम से, आप वहां पे जाकर के सारी चीजों की जानकारी ले सकते हैं। वहां पे ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा भी सीजीपीएससी प्री कम मेंस बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लास अभी 8 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, जिसमें अभी हाल ही में आपका भारतीय इतिहास, छत्तीसगढ़ की जनजाति, ठीक है, गणित और दर्शन शास्त्र, ये 4 क्लास चल रही है। ठीक है, इसके लिए अगर आप जो ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, हमारा गोटूल कोचिंग क्लासेस नाम से हमारा ऐप है, उस ऐप पे जाकर के यहाँ पे कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 1 साल से 15 महीने तक रहेगी, लगभग 12 से 15 महीना। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे संपर्क करके आप क्लास रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा सीजीपीएससी ये नंबर है, इन दोनों नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। गुड नाइट, शुभ रात्रि।